नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं जो रीट के अंतर्गत लेवल फर्स्ट है। उस लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है, उस पर्यावरण अध्ययन की प्यारे बच्चों जो हमारी 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है, उस 1000 प्रश्न की सीरीज में आज यहाँ हमारा तीसरा भाग है। यानी कि इससे पहले मैं आप लोगों को 2 भाग पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाकर देखिएगा, जिनमें जबरदस्त प्रश्न आप लोगों को मिलने वाले हैं और वह प्रश्न मिलने वाले हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, और हो सकता है उनसे जुड़े हुए प्रश्न आपकी एग्जाम में आ जाए। प्यारे बच्चों, यह जो सीरीज चल रही है, टोटली आपको 1000 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आपने भरोसा किया है तो आपके भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा। बस आप हमारे वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, आप लोगों को वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोगों को पता है 2 से 3 दिन में आप लोगों के सामने इनकी सीरीज की जो क्लासेस है वो मिलती रहती है। तो प्यारे बच्चों, जो पर्यावरण अध्ययन है वो लेवल फर्स्ट के लिए ही है, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो कोक्कारे बेलूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम या ये सभी? तो इस प्रश्न का उत्तर हम अंदर की तरफ जानने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और जबरदस्त प्रश्नों के साथ में। बस बने रहिएगा, आपको इस क्लास में भी पूरे कंप्लीट 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, और यह वह प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों, और उनसे जुड़े हुए प्रश्न हमने लिए हैं ताकि आप लोगों के सारे टॉपिक इससे कवर हो जाएं। मतलब पर्यावरण अध्ययन से जहां जहां से प्रश्न बन सकते हैं, आप लोगों को नए नए प्रश्न यहां पर लाकर दे रहे हैं ताकि कोई सभी प्रश्न आप लोगों का नहीं छूटे। पहला प्रश्न है यानी कि 201वां, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो प्यारे बच्चों, एक तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि बगुला तथा भैंस में कैसा संबंध होता है? सहजीवी। सहजीवी का मतलब यह होता है कि एक तरीके से दोनों साथ साथ, दोनों को एक दूसरे से क्या होता है? फायदा होता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि बगुला जो है, जो भैंस है, उसके ऊपर जो सूक्ष्म जीव है, उन सूक्ष्म जीवों को खाने का कार्य करता है। किसका? सूक्ष्म जीवी को खाने का कार्य करता है कौन? बगुला। जिससे कहीं ना कहीं भैंस को भी फायदा होता है और कहीं ना कहीं बगुले को भी फायदा होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो जड़ का कार्य जो पौधे के लिए नहीं है बच्चों, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। भैया, भोजन का भंडारण या फिर संचित करना ये भी है, पौधे को सहारा देना यह भी है, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना यह भी है, लेकिन ह्यूमस उपलब्ध कराना यह इसका कार्य नहीं है। जड़ की यदि हम बात करें, जड़ और तने के बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जड़ और तने के बारे में। आप सभी बच्चों ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्यों? क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जड़ होती है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार कार्य करती है या विपरीत। तो जड़ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुकूल कार्य करती है, ठीक। क्योंकि जो जड़ है, आप सभी लोगों को पता है, पृथ्वी की गहराई में जाती है, तो ये गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ही कार्य करती है जड़। और तने की यदि हम बात करें तो ये तना जो है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना है, ये किसके विपरीत कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करता है कौन? तना। क्योंकि तना जो है वो जमीन से ऊपर की ओर जाता है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि कोई सी भी वस्तु ऊपर नहीं बल्कि कहाँ आती है? नीचे की ओर। तो जो जड़ है वो अनुकूल कार्य करती है और जो तना है वो विपरीत कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है? पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस स्थान पर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गिर जो है वो कहां पर पाए जाते हैं? गुजरात में, ठीक। या गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? ये गुजरात में है। जहां पर किसका संरक्षण किया जाता है बच्चों? हाथी, सांप, गेंडा, शेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शेर, ठीक। तो एक तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए, शेर में भी यहां पर जिनका संरक्षण किया जाता है वो है एशियाई शेर। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं यदि देखा जाए तो गेंडे का जो संरक्षण किया जाता है बच्चों, वो काजीरंगा में किया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पर पड़ता है? तो भारत के असम राज्य में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है? असम राज्य में पड़ता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। यानी कि संकटग्रस्त का मतलब कहीं ना कहीं इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो
जिनकी जिन जंतुओं की एवं पादपों की संख्या कम होती है बच्चों, तो उनके लिए एक संस्थान है जिसका नाम है IUCN। ये IUCN जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर। तो ये जो प्रकृति के अंतर्गत जो जीव है या पौधे हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनके लिए एक लिस्ट जारी करती है। उस लिस्ट का नाम है बच्चों रेड लिस्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि रेड लिस्ट को जारी करने का काम किसका है, जिसे लाल सूची भी कहते हैं या लाल आंकड़ा बुक भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको जारी करने का काम करता है बच्चों कौन, IUCN। ठीक, ये जो संकटग्रस्त जीव जंतु है या पेड़ पौधे हैं, उन प्रजातियों की एक लिस्ट बनाता है और उसे एक बुक में प्रकाशित करता है। ठीक है, तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों चीन में। कहां पर पाया जाता है, ये चीन में पाया जाता है। पांडा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो WWF है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, इसका जो मोनो है, उस मोनो पर भी यदि आप देखेंगे तो किसका चित्र मिलेगा आप लोगों को, पांडे का चित्र मिलेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, पांडा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार है, 205वां। प्यारे बच्चों टोटली आपको इस क्लास में 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में 1000 प्रश्न तक जाने वाली है और हर एक क्लास में आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आज उसकी ये तीसरी क्लास है जो कि 201 से कहां तक जाने वाली है, 300 तक। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो जैव विविधता का मतलब होता है प्यारे बच्चों जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता। जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता। तो कहां पर पाई जाती है, शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम में, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, सवाना बायोम में। तो सबसे ज्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है बच्चों वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन में। यानी कि ऐसा देखा जाता है जहां पर क्या होती है, ज्यादा वर्षा। तो जिस स्थान पर ज्यादा वर्षा होती है प्यारे बच्चों, उन स्थानों पर पाई जाती है कौन सी वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। तो उन क्षेत्रों में क्या है कि जीवों में बहुत ज्यादा विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्यारे बच्चों जो अधिनियम लाया गया था, ये कब लाया गया था? 1982, 1986, 1992, 1996। तो इस प्रश्न का बहुत ही शानदार और जबरदस्त उत्तर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 1986। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था 1986 में। पर्यावरण संरक्षण का मतलब कि एक तरीके से हमें पर्यावरण के लिए कार्य करना। अब पर्यावरण का संरक्षण का मतलब जैसे कि वनारोपण, ठीक, वन का क्या करना बच्चों, वन का रोपण करना। ठीक, दूसरी बात आप लोगों को पता होना चाहिए क्या, कि शिकार के ऊपर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। ठीक, शिकार पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। तो इन चीजों से एक तरीके से देखा जाए तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो उस प्रकार से यदि इन चीजों को अपनाया जाता है तो पर्यावरण की क्या होती है, सुरक्षा होती है। तो उसी को लेकर अधिनियम लाया गया था 1986 में। अगला प्रश्न है 207वां। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थली का उत्पादक है? मतलब ऐसी कौन सी वनस्पति है जो मुख्यतः कहां पाई जाती है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो महोगनी, कैक्टस, फर या चंदन। तो मरुस्थली का उत्पादक एक तरीके से देखा जाए प्यारे बच्चों तो आप लोगों को पता होना चाहिए मरुस्थली क्या है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर किसकी कमी हो, जल की कमी हो। अब जल की कमी जिस स्थान पर होती है तो ध्यान रखना उस स्थान पर जो वनस्पति होती है, उस स्थान पर जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है कटीली वनस्पति, या फिर प्यारे बच्चों उन्हें हम बोलते हैं झाड़ीदार वनस्पति। कटीली या फिर कैसी, झाड़ीदार जो वनस्पति होती है वो मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैक्टस। तो कैक्टस एक तरीके से देखा जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, नागफनी। और ये नागफनी जो होता है आप लोगों को पता है कि इसमें कांटे होते हैं, तो इनकी जो पत्तियां होती है वो पानी की कमी के कारण कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 208वां। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? मतलब ऐसा कौन सा वृक्ष है बच्चों जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? मतलब एक तरीके से जो कीटनाशक को यानी कि जो कीड़े हैं उनको खत्म करने का कार्य करता है, ऐसा वृक्ष कौन सा है? मतलब जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो ऑप्शन में है नीम, देवदार, चीड़ या फिर ओक। यहां पर एक शब्द है जैविक कीटनाशक। जैविक कीटनाशक का मतलब क्या होता है? तो जैविक कीटनाशक वह कीटनाशक है बच्चों जो हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। जैविक कीटनाशक जो होता है यह क्या करता है, मृदा की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, ये मृदा की उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ाता है? क्योंकि ये मृदा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इससे मृदा को फायदा ही होता है।
ठीक, जैसे आप लोगों को पता होगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नीम। नीम एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा या कभी टेस्ट भी इसका क्या होगा तो ये कड़वा होता है। तो इसी कड़ी चीज से एक तरीके से जैविक कीटनाशक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या, ए हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया बच्चों कि कैक्टस जिसे हम क्या बोलते हैं, नागफनी कहते हैं, उन्हीं नागफनी के पौधों के बीच में क्या बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक, तो ऑप्शन में है शकरखोरा, बया, कलचिड़ी, फाख्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने फाख्ता। ये फाख्ता नामक पक्षी जो है ये किसके बीच में बच्चों, कैक्टस यानी कि जो नागफनी होता है उसके कांटों के बीच में अपना क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। बाकी ऐसा पक्षी जो घोंसला बनाता ही नहीं है, यानी कि मैं आपसे कह रहा हूं ये एक अगला नया क्वेश्चन इसी में आपको बता रहा हूं कि घोंसला नहीं बनाने वाला पक्षी की यदि हम बात करें कि घोंसला जो नहीं बनाता, तो ध्यान रखना उस पक्षी का नाम है कोयल। ठीक, ऐसा पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता तो वो कौन है, कोयल। ये कोयल एक तरीके से देखा जाए तो जो कौवा होता है बच्चा, उसी कौवे के घोंसले में अपने क्या देते हैं, ये अंडे दे देते हैं ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 210वां। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। मतलब हमें यहां पर निर्देश दिया गया है और उस निर्देश के आधार पर हमें बताना है कि वह पशु कौन सा है। 210वां प्रश्न है, यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। देखो बच्चों कितने अच्छे अच्छे और शानदार शानदार प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। बस आप लोगों के लिए जो प्रश्न लेकर आया हूं, इन प्रश्नों को बहुत खोजना पड़ता है, ऐसे ही नहीं आते हैं ये। तो यही उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों को देखकर या हमारी मेहनत को देखकर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बस यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लंगूर, चिंपैंजी, पांडा, स्लोथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों स्लोथ। क्या हो जाएगा, स्लोथ हो जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये ऐसा पशु है जो एक तरीके से देखा जाए तो किसके जैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, लेकिन भालू नहीं है वो। ठीक है, यह दिन के लगभग कितने घंटे वृक्षों पर रहता है, ये 17 घंटे रहता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की क्या खाता है, ये पत्तियां खाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 211वां। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर देखने की बात आई है, तो देखने से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य से ज्यादा दूर तक देख लेने वाले पक्षी के बारे में आप लोगों से पूछा गया है कि वह पक्षी कौन सा है। ठीक है, या वह जीव कौन सा है। बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने चील, गरुड़, गिद्ध। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत दूर तक देख सकते हैं। अब देखने से ही संबंधित आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसे व्यक्ति की यदि हम बात करें, मनुष्य की, यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसको दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो है अवतल लेंस। वहीं दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना, वो आप लोगों को याद रखना है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न डिजाइन जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जानवर होते हैं, उन जानवरों के शरीर के ऊपर अलग अलग प्रकार से उनके शरीर की संरचना होती है। ठीक, उनकी त्वचा पर अलग अलग प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो डिजाइन बनी होती है, वो किसके कारण होती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का बहुत ही शानदार और जबरदस्त उत्तर होने वाला है कि उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। क्या होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण जो देखा जाए तो उनका अलग अलग क्या होता है, पैटर्न होता है। ठीक है, और जिन जंतुओं की, ये जानवर की यदि हम बात करें जिन पर क्या पाए जाते हैं बच्चों, बाल पाए जाते हैं, तो ऐसे जीव जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं सामान्यतः उनको देखा जाता है तो वो कैसे जीव होते हैं, स्तनपायी जीव होते हैं या स्तनधारी जीव होते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये एक विशेषता होती है स्तनधारी जीव की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पेड़ों की कटाई घटाती है। यदि पेड़ों की कटाई कर दी गई तो ये किस चीज को घटाती है, वर्षा को घटाती है, मृदा अपरदन को घटाती है, भूस्खलन को, या ये सभी को। तो पेड़ों की कटाई
यदि हमने की तो इससे यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो ध्यान रखना ये वर्षा को घटाती है। किसको घटाती है? ये वर्षा को घटाती है। ये मुख्य कारण हो गया। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे पेड़ों की यदि कटाई होती है, क्या होती है? पेड़ों की कटाई। तो पेड़ों की कटाई या फिर पेड़ों को जलाने की जो एक प्रथा चलती है उसे बोलते हैं, ध्यान रखना, उसे एक कृषि के नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। ठीक, कौन सी कृषि बच्चों? झूम कृषि, या इसी को बोलते हैं कर्तन व दहन प्रणाली। कर्तन व दहन प्रणाली, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, कर्तन व दहन प्रणाली। या फिर प्यारे बच्चों इसी को बोला जाता है स्थानांतरित कृषि। ये एग्जाम में आता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। झूम कृषि भी वही है, स्थानांतरित कृषि भी वही है, कर्तन व दहन प्रणाली भी वही है। या फिर आप लोगों को बता दूं मैं कि जीवन निर्वाह कृषि, कौन सी कृषि बच्चों? जीवन निर्वाह कृषि के बारे में पूछा जाए तो वो भी एक तरीके से यही है, कोई अलग नहीं है। या आदि मानव के टाइम पे या आदि काल के जीवन निर्वाह की कृषि किसको कहा जाता है? तो झूम कृषि को ही कहा जाता है। और झूम कृषि में होता क्या है? पेड़ों को काटा जाता है और जलाया जाता है और वहां पर खेती की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। पारंपरिक, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपरंपरागत, नवीनीकृत या पारंपरिक, अनवीकृत? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भूतापीय ऊर्जा, पहली बात आप लोगों को यह पता होना चाहिए क्वेश्चन का उत्तर देने से पहले कि भूतापीय ऊर्जा क्या होती है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो पृथ्वी के गर्भ या पृथ्वी के अंदर से जिस ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है, पृथ्वी के अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, अंदर से जो ऊर्जा प्राप्त होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक, तो ये जो भूतापीय ऊर्जा है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि कैसा संसाधन है, पारंपरिक है, अपारंपरिक है, नवीनीकृत है, अनवीनीकृत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने अपारंपरिक और नवीनीकृत। सर अपारंपरिक का मतलब ऐसा है कि ये बहुत पहले से इस ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता आ रहा है, इसलिए अपारंपरिक है। और एक तरीके से इसका जो विकास हुआ है ये आधुनिक काल में हुआ है, इसलिए ये नवीनीकृत है। ठीक है, तो परंपरागत क्या होती है? ऐसी ऊर्जा या ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग कई वर्षों से होता चला आ रहा है, जैसे कि यदि हम बात करें प्यारे बच्चों आपके सामने गोबर, ठीक, या जिसकी हम बात करें लकड़ी, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कैसे स्रोत है? ये पारंपरिक, मतलब आदि काल से ही ये चले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 215वां। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसी खेती गैर वन्य गतिविधि है, यानी कि ऐसी कौन सी खेती है जो एक तरीके से गैर वन्य गतिविधि है। वन संरक्षण अधिनियम, जो वनों के संरक्षण को लेकर अधिनियम आया था, उसके अनुसार कौन सी खेती है जो गैर वन्य गतिविधि है? तो ऑप्शन में है चाय, रबड़, शहतूत या ये सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये देखा जाए तो ये सभी क्या है बच्चों? तो ये खेती जो है ये गैर वन्य गतिविधि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 216वां। 216वां प्रश्न है, मिजोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। ये जो युग आपके सामने दे रखा है इसे मिजोजोइक भी कहते हैं, मिसोजोइक भी कहते हैं। ठीक, ये जो युग है इसमें कौन से प्राणियों का उदय हुआ है? तो उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का, स्तनधारी जीवों का। तो मिजोजोइक युग में यदि देखा जाए बच्चों तो इस काल में जिसका उदय हुआ है ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हुआ है सरीसृप जीवों का। ठीक है, अब वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार ये एग्जाम में आता है, जो जुरेशिक काल है। कौन सा काल है? जुरेशिक युग। ठीक, इस जुरेशिक युग में किनका निर्माण हुआ या किनका जो ज्यादा विकास हुआ था? तो जुरेशिक युग जो है बच्चों ध्यान रखना, ये किसके लिए जाना जाता है? ये डायनोसॉर के लिए जाना जाता है। जुरेशिक युग को किस युग के नाम से जाना जाता है? या डायनोसॉर का विकास जो हुआ था वो कौन से युग में हुआ था? जुरेशिक युग में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं प्यारे बच्चों हमारे युगों के इतिहास में देखा जाए तो कार्बोनीफेरस, कौन सा युग? कार्बोनीफेरस जो युग है बच्चों, इस युग में यदि देखा जाए तो किसका विकास हुआ था या किसका निर्माण हुआ था? तो कार्बोनीफेरस युग में जो हुआ था बच्चों ये हुआ था किसका? कोयला का। ठीक, और वहीं यदि मैं आपको बता दूं एक और काल आता है डिवोनियन काल। डिवोनियन, तो ये डिवोनियन जो काल है इस काल में किसका विकास हुआ था? तो इसमें हुआ था मत्स्य का, मछलियों का जो विकास हुआ था ये डिवोनियन काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी है। बर्फ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है? तो आर्कटिक टर्न, हमिंगबर्ड, एल्बेट्रॉस, पेंगुइन। तो बर्फ पर अंडे देने वाला जो पक्षी है बच्चों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पेंगुइन। क्या हो जाएगा? पेंगुइन हो जाएगा। ये किसके ऊपर अंडे देता है? बर्फ के ऊपर अंडे देता है और ये बर्फ वाले क्षेत्र में ही रहता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है। जो केदारनाथ अभ्यारण्य है एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ये कहां पर है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये भारत के जिस राज्य में है वो है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। अब यह पूछा जा रहा है कि आपको ये किसके लिए जाना जाता है, बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने, क्या हो जाएगा? कस्तूरी मृग के लिए। किसके लिए भैया? ये केदारनाथ जो है, ध्यान रखना, ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? मतलब जो अपने घर में जो हम पशु को पालते हैं, जिन्हें प्यारे बच्चों हम क्या बोलते हैं? पालतू पशु। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पालतू पशु कहते हैं। अब ये पालतू पशु जो है, इन पालतू पशुओं से जो गैस निकलती है वह गैस कौन सी है? तो ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या मीथेन है। जैसे कि ओजोन की यदि हम बात करें बच्चों, तो ओजोन को किस नाम, या ओजोन जो है वो O3 के से दर्शाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC से, नाइट्रस ऑक्साइड को कहीं ना कहीं देखा जाए तो NO से दर्शाते हैं, मीथेन को यदि देखा जाए तो CH4 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से जो घरेलू मवेशी तथा भेड़ से जो हरित गृह को प्रभावित करने वाली गैस होती है वो है मीथेन। कौन सी है? मीथेन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्योंकि इसमें होती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। पौधे को एक तरीके से वायुमंडल का शुद्धिकारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है, पौधा जो होता है वो CO2 को क्या करता है बच्चों? ग्रहण करता है, और वहीं इंसान के लिए किसको छोड़ता है? ये ऑक्सीजन को छोड़ता है, ये आप लोगों को पता होगा। अब श्वसन की क्रिया होती है इसमें, वाष्पोर्जन की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या ये सभी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या होती है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि सांस की क्रिया की यदि हम बात करें तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो जीव में होती है, मनुष्य में होती है। ठीक है, बाकी पौधे को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही ये किसका निर्माण करता है? अपने लिए भोजन का निर्माण करता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। रीट की हम तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे से जो राजस्थान राज्य है इनके राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पता होना चाहिए, इसके वन्य जीव के बारे में पता होना चाहिए। तो यह जिस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों, वह राज्य है क्या? राजस्थान। यानी कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? राजस्थान में है, यह आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, WWF से क्या आशय है? बहुत ही शानदार प्रश्न है कि WWF जो है इससे क्या आशय है? तो वर्ल्ड वाइड फंड है, ठीक, वर्ल्ड वॉर फंड है, आगे दे रखा है बच्चों आप लोगों के सामने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, या फिर यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो वर्ल्ड वॉच फंड है। तो इस प्रश्न का बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न का उत्तर आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? कि जो WWF है, इस WWF के बारे में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है, यह WWF का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कैसा संगठन है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसे जो स्थापित किया गया था WWF को, ये 1961 के आसपास इसको क्या किया गया था बच्चों? स्थापित किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ध्यान रखना WWF का जो मुख्यालय है वो ग्लांड नामक स्थान पर है, जो कि कहाँ पर पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहां पर पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो मोनो है, इस मोनो पर मैंने आप लोगों को बताया था किसका चित्र है बच्चों? इसके मोनो पर यदि देखा जाएगा तो आपको पांडे का चित्र मिलेगा। किसका चित्र मिलेगा? पांडा जो है वो पांडा जानवर, उसका चित्र मिलेगा, यह आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया इसकी स्थापना 1961 में होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ग्लांड नामक स्थान, जो कि कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 223वां। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी जो है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि फूलों की घाटी नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है आपसे पूछा जाए तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। जो वन में रहने वाले जीव है उन जीवों के लिए एक तरीके से देखा जाए बच्चों तो उनके लिए
जो अधिनियम लाया गया था ये कब लाया गया था? 1960 में, 1965 में, 1972 में, 1975 में। तो वन में रहने वाले जीवों के लिए जो अधिनियम लाया गया था प्यारे बच्चों, तो 224वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? 1972। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? कौन सा बच्चों? 16 घास स्थल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, विंध्याचल में। तो बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 16 घास स्थल जो है बच्चों वो पाए जाते हैं कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है 226वां, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी के बारे में पूछा गया है कि पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? कोक्कारे बेलूर नामक स्थान पर, नेलापट्टू नामक स्थान पर, कुंथनकुलम नामक स्थान पर, या इन सभी स्थानों पर? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न के यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो होने वाला है ये सभी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भारत में जो पेलिकन पक्षी है ये जिस स्थान पर प्रजनन करते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, मैं आपको बता दूं बच्चों, है ना, आंध्र प्रदेश नामक क्षेत्र वाला जो है वहां पर भी ये करते हैं। जो कच्छ का रण क्षेत्र है वहां पर भी करते हैं ये, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये प्रजनन करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। 226वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है डी। चलिए अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? प्यारे बच्चों मैंने इससे पहले आपको बताया था अभी WWF के बारे में, वर्ल्ड वाइल्ड फंड, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ पर था बच्चों? ये ग्लांड नामक स्थान पर था, जो कि कहाँ पर पड़ता है? ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये आप लोगों को मैंने सारी बातें बताई थी। लेकिन अभी हमसे पूछ रहे हैं कि केवल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो है इंडिया के बारे में कि कहाँ पर स्थित है, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है देहरादून। यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की यदि हम बात करें इंडिया में तो यह कहाँ पर है? देहरादून। और देहरादून कहाँ पर पड़ता है बच्चों? तो सभी को याद होना चाहिए, यह है उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सा वर्णक होता है जिसके कारण पौधे हरे होते हैं? तो एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन या क्लोरोफिल। तो ऐसे वर्णक की यदि हम बात करें बच्चों तो वर्णक क्या होते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। वर्णक का मतलब होता है जिससे कहीं ना कहीं जो पुष्प होते हैं या पौधे होते हैं, पुष्प या फिर पौधे की यदि हम बात करें तो पुष्प या पौधे में रंग आने का जो कारण होता है वो क्या होता है? वर्णक। यानी कि उनमें जो रंग आते हैं वो किसके कारण आते हैं? वर्णक के कारण। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अलवर्णी, यानी कि जो वर्णी लवक होते हैं, आवरणी लवक होते हैं, इस टाइप से। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों 228 का डी, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की यदि अपन बात करें तो इसे पर्णहरित भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित। इसकी वजह से पौधा जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? हरा होता है। लाइकोपिन के कारण यदि देखा जाए तो टमाटर जो होता है, इस टमाटर का जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है बच्चों? तो टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन नामक वर्णन के कारण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। अब यहां पर आप लोगों को दो बातें बता दूं मैं, आप लोगों ने यदि सुना भी हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो यहां पर देखिएगा। एक है पारंपरिक, ठीक है, और दूसरा है गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक। अब गैर पारंपरिक और पारंपरिक का मतलब क्या है? तो पारंपरिक का मतलब जो कई वर्षों से चली आ रही है, कई वर्षों से क्या है? ऐसी एक तरीके से ऊर्जा का स्रोत जो कई वर्षों से लगातार चली आ रही है उसे पारंपरिक बोलते हैं। और गैर पारंपरिक का मतलब होता है जिसे आधुनिक समय में प्रारंभ किया गया हो बच्चों। क्या किया गया हो? आधुनिक समय में प्रारंभ किया गया हो। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत की यदि हम बात करें ये प्राचीन समय से चली आ रही होती है और इनका जो विकास होता है वो नवीन समय में होता है बच्चों, नवीन काल में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बताना है यहां पर से पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में यदि देखा जाए इन चारों प्रश्न के आधार पर बच्चों तो उसमें आ जाएगी एक तरीके से उत्तर हो जाएगा कौन सी? नाभिकीय ऊर्जा। लेकिन इसके साथ साथ भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे पारंपरिक में उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था गोबर हो गया या फिर जो प्राकृतिक गैस हो गई। कौन सी गैस बच्चों? प्राकृतिक गैस। तो ये प्राकृतिक गैस या गोबर गैस इनके यदि हम बात करें तो ये कैसी है? पारंपरिक। और कहीं ना कहीं ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये कैसी है? गैर पारंपरिक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। 231वां,
यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? यानी कि यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे का है? यानी कि आप लोगों ने देखा होगा यूरिया, यूरिया एक तरीके से ये क्या है बच्चों, ये एक रासायनिक उर्वरक है। ये कैसा उर्वरक है? ये रासायनिक उर्वरक है जिसका इस्तेमाल हम खेतों में करते हैं। तो इसके ऊपर जो वो सफेद होता है, ये आप लोगों ने देखा उसके ऊपर परत होता है, इसको लेपित करते हैं। तो कौन से तेल से करते हैं? कपास के, नीम के, अरंडी के, होहोबा के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है प्यारे बच्चों नीम के से। किससे करते हैं? नीम के से करते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक तरीके से कीटनाशक के रूप में भी नीम की पत्तियों का उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसे वृक्ष की श्रेणी से अलग कर दिया गया है? मतलब अब वो वृक्ष नहीं है। तो सरकंडा, गन्ना, खजूर, बांस। यानी कि भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से निकाल दिया जाने वाला पौधा है। तो ऑप्शन के आधार पर यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो वो है क्या? बांस। बांस को यदि देखा जाए तो इसे अब घास की श्रेणी में काउंट किया जाता है। किसकी श्रेणी में? घास की श्रेणी में काउंट किया जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है 233। वन्यजीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। यानी कि एक तरीके से वन में रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, या प्रियदर्शनी पुरस्कार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों अमृता देवी बिश्नोई। ये वन में रहने वाले जीवों की रक्षा के लिए जो एक विशेष रूप से अपना योगदान देता है, उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है। यानी कि जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अनुसार जहां पर लोग रहते हैं, ठीक, जिन स्थानों पर लोग निवास करते हैं, उन लोगों के निवास स्थान पर जो ध्वनि की ऊपरी सीमा है वो कितनी है? 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यदि देखा जाए बच्चों तो यह हो जाएगा 55 डेसिबल। कितनी है? 55 डेसिबल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और वहीं यदि देखा जाए तो मनुष्य के श्रवण क्षमता में यदि देखा जाए तो 80 डेसिबल तक की ध्वनि को वो क्या कर सकता है? सुन सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं इससे प्रारंभ होती है। और आप लोगों को पता होगा यदि ध्वनि की तीव्रता की यदि हम बात करें तो तीव्रता के बारे में पूछा जाए तो इसको मापते किससे बच्चों? हर्ट्ज से। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है, इससे कम और इससे ज्यादा को नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा जीव है जो मुर्दाखोर नहीं है? मुर्दाखोर का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एक तरीके से जीव जंतु जो मर जाते हैं, उनको मर जाने के बाद जैसे किसी को जमीन में दफना दिया जाता है या किसी को किसी अन्य जगह पर फेंक दिया जाता है, तो उनको खाने वाला जो जंतु, ठीक, वो खाने वाले जो जंतु है वह कौन नहीं है? मशरूम, गिद्ध, दीमक, केचुआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? मशरूम। ठीक, बाकी दीमक के रूप में या गिद्ध के रूप में या केचुए के रूप में देखा जाए तो ये तीनों उसको क्या करते हैं? खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? कौन पौष्टिकता स्तर का सदस्य है यह आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। सांप, टिड्डा, प्लवक, मानव। तो एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का जो सदस्य है बच्चों वो है मानव। कौन है? मानव है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है। जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जिसके बारे में हमने बात की है अभी कि पर्णहरित, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? पर्णहरित। और आप लोगों को पता होगा कि जो पौधा है, पौधा इसी की उपस्थिति में अपने भोजन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकेल। तो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु की यदि हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखना मैग्नीशियम है। चलिए अगला प्रश्न है 238। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। मतलब जो रात में जो जानवर इधर उधर भ्रमण करते हैं या फिर इधर उधर घूमते हैं, उनको जो चीज दिखाई देती है वो किस रंग में दिखाई देती है? काला और सफेद, बैंगनी और नीला, हरा और पीला, नारंगी और लाल। तो इनको दिखाई देने वाली जो भी चीज है उनका रंग होता है बच्चों, ध्यान रखना, काला और सफेद। केवल दो ही रंग में उनकी पहचान करते हैं वो। चलिए अगला प्रश्न है,
सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, यानी कि जो सबसे अच्छी किस्म का संगमरमर है वो भारत में कहाँ पर पाया जाता है? मकराना में, जबलपुर में, जैसलमेर में, सिंहभूम में। तो सर्वोत्तम किस्म का जो संगमरमर पाया जाता है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये पाया जाता है कहाँ पर? मकराना नामक क्षेत्र में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। जो झारखंड नामक स्थान है यहाँ पर जो कोयला की खदानें हैं ये कहाँ पर स्थित है? झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में, लोहरदंगा में। तो झारखंड के अंतर्गत जो कोयला की खदानें हैं यह आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ पर है बच्चों? तो यह है झरिया में। अब मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो कोयला है इस कोयले के बारे में एग्जाम में प्रश्न आता है कि इसकी भी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। जैसे कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट। दूसरा बच्चों होता है जिसे बोलते हैं बिटुमानस, बिटुमानस, बिटुमानस होता है एक। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा बच्चों लिग्नाइट, ठीक, लिग्नाइट। और एक जो होता है जिसे बोलते हैं पीट। तो जो सबसे निम्न क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है, और सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है उच्च गुणवत्ता वाला, तो सबसे ज्यादा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये कहां पर पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट टाइप का कोयला भारत में जो कश्मीर है उस कश्मीर की घाटी में पाया जाता है, या केवल कश्मीर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो भारत में 98 लगभग 98% जो कोयला है वो कौन सा कोयला है? बिटुमानस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, मतलब जो तेल के खोजने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो भारत में जो तेल खोजने का कार्य किया जाता है प्यारे बच्चों, ये कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ठीक है, जिसे हम कहीं ना कहीं OIL के नाम से जानते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब यहाँ पर तेल अन्वेषण के बारे में यदि बात आई है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में सबसे पहली जो तेल परिशोधनशाला स्थापित की गई थी ये कहाँ पर की गई थी? तो भारत में सबसे पहले तेल परिशोधनशाला की जो स्थापना की गई थी, तेल परिशोधनशाला है ना, तो ये स्थापित की गई थी बच्चों ध्यान रखना डिगबोई नामक स्थान पर। और ये डिगबोई कहां पर पड़ता है? तो ये डिगबोई पड़ता है असम में। कहां पर पड़ता है बच्चों? असम में पड़ता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत के अंतर्गत जो सबसे पहले तेल या ऊर्जा संकट की यदि हम बात करें तो यह कब आया था? 1950 और 60 के दौरान, 1930 और 40 के दौरान, 1990 और 2000 के दौरान, 1970 से 80 के दौरान। तो भारत में तेल या ऊर्जा का जो संकट आया था बच्चों वो 1970 और 80 के दौरान आया था। और इस समय में बीच का जो समय था या कार्यकाल था वो 1973 के टाइम पे जो था वो एक तरीके से तेल संकट आया था बच्चों। कौन सा संकट आया था? यानी कि इस समय के काल को तेल संकट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 243वां, निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है? मतलब क्रोमाइट का जो उत्पादन होता है उसके उत्पादन में उसको एकाधिकार है। अब यहां पर एकाधिकार का मतलब क्या है? तो एकाधिकार का मतलब आपको पता होना चाहिए कि केवल उसी राज्य को उसका अधिकार प्राप्त है, बाकी उसके अलावा देखा जाए तो दूसरे राज्य को अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक। दूसरा होता है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अल्पाधिकार जैसे पूर्ण अधिकार ना होते कुछ अधिकार किसी एक व्यक्ति के पास होना, उसे हम बोलते हैं अल्पाधिकार, ठीक। तो क्रोमाइट के उत्पादन में जो अधिकार प्राप्त है वो किसको प्राप्त है बच्चों? उड़ीसा को। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि हीरे के उत्पादन में एक तरीके से देखा जाए तो एक अधिकार कह लो या ज्यादा उत्पादन कह लो तो किसको प्राप्त है? ये भारत का राज्य मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है 244वां, निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहां पाया जाता है? तो भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर तांबा पाया जाता है, ठीक। तो केसली, मंडला, डल्ली राजहरा दुर्गा, बेलाडीला बस्तर या मलजखंड? ये मलजखंड नहीं, ये मलाजखंड है बच्चों ना, मलाजखंड बालाघाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मलाजखंड बालाघाट। और ये मलाजखंड बालाघाट नामक स्थान कहां पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। किस राज्य में है ये? मध्य प्रदेश में। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? मतलब ऐसा राज्य कौन सा है जिसमें कहीं ना कहीं तांबा जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है और वहां पर उसका क्या करके रखा है भैया? उसको स्टोर करके रखा हुआ है। तो ऐसा राज्य कौन सा है? तो बिहार है, झारखंड है, कर्नाटक है, राजस्थान है। तो तांबा का जो सबसे अधिक भंडारण की यदि हम बात करें तो उसका भंडारण है बच्चों, ध्यान रखना, झारखंड। क्या है? झारखंड है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भंडारण की बात हो रही है यहां पर, ठीक है। 245वें का बी।
चलिए अगला प्रश्न है, और कभी कभी ये जो प्रश्न होते हैं बच्चों, उनको मैं बता दूं कि इनको वर्तमान के हिसाब से भी अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि खनिजों के उत्पादन में इनको क्या है कभी कभी बदल दिया जाता है, इनका स्थान चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, ये कहां पर है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, असम में। तो कोरबा कोयला क्षेत्र की यदि हम बात करें तो भारत के अंतर्गत जिस राज्य में है वो है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है बच्चों? ये छत्तीसगढ़ में है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़ा भंडार है? मतलब भारत की यदि हम बात करें तो भारत के कौन से क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा खनिज संसाधन है? खनिज संसाधन का मतलब जिनको जमीन में से खोदकर प्राप्त किया जाता है। पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, दक्षिण पूर्व में। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व में। कहां पर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है, मतलब ऐसी कौन सी चट्टान है जिसमें खनिज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो कुड़प्पा तंत्र है, धारवाड़ तंत्र है, गोंडवाना तंत्र है या विंध्य तंत्र है? तो इन तंत्र में से यदि देखा जाए प्यारे बच्चों तो सबसे ज्यादा जो खनिज के लिए महत्वपूर्ण है वो है धारवाड़। इसमें यदि देखा जाए तो कौन कौन से? मैग्नीशियम है, ठीक, या फिर यदि देखा जाए तो सोना है, या फिर यदि देखा जाए तो चांदी है। इन सभी के उत्पादन की यदि हम बात करें, मैग्नीशियम है, सोना है, चांदी है, कोबाल्ट है, इन सभी के उत्पादन में जो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण चट्टान है वो है धारवाड़। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे तेल शोधन इकाई है? सबसे पहली मान लीजिए ना, सबसे पहली तेल शोधन इकाई के रूप में कौन सी है सबसे पहली तेल शोधन इकाई? तो हल्दिया, डिगबोई, कोयली, मथुरा। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा, इससे पहले मैंने बता भी दिया है, जो कि है डिगबोई। चलिए अगला प्रश्न है, तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तलचर जो है बच्चों वो एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, जो कि कहां पर है? ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो तलचर की यदि हम बात करें बच्चों तो ध्यान रखना ये कहां पर है? उड़ीसा में है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया है, और जैसे चीज़ें चल रही है आपको पता है कि ये हमारी पर्यावरण अध्ययन की तीसरी क्लास है, जिसमें मैंने अभी तक आप लोगों को 250 क्वेश्चन तक कवर करवा दिया है। तो एक बार बीच में वापस आप लोगों को याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर सामने ऐड किया है कि बच्चों अभी हमारे 50 प्रश्न बचे हुए हैं, यानी कि 251 से लेकर 300 तक के प्रश्न हम कवर करने वाले हैं। तो बस क्लास में जुड़े रहिए, और आप लोगों के लिए बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न में लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 251वां प्रश्न है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। चलिए 251वें नंबर का प्रश्न है, आप लोगों के सामने सूची दे रखी है। क्या दे रखी बच्चों? सूची दे रखी है। यहां पर सूची फर्स्ट में दिए गए दिवसों को सूची, सेकंड में दी गई तिथियों से सम्मिलित कीजिए, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि बच्चों हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को करना है क्या यहाँ पे कि हमें यहां पर जो दिवस दे रखे हैं उन दिवसों के बारे में हमको देखना है कि कौन सा दिवस जो है कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, और उसका कहीं ना कहीं हमें उसके बाद उत्तर मिलाना है, लेकिन वो उत्तर किससे मिलाना है? कूट से मिलाना है। जैसे आपके सामने है, विश्व जल दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को। ओजोन दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है बच्चों? तो ओजोन दिवस सभी को पता होना चाहिए 16 सितंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को? तो 5 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो बच्चों ये मनाया जाता है, जैसे इन्होंने मिस्टेक कर दी है, 22 मार्च नहीं बच्चों, यहाँ पर 22 मई आ जाएगा। ठीक है, 22 मई को। और बाकी पृथ्वी दिवस जो है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है बच्चों वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो आप लोगों को मैंने सभी के अलग अलग दिवस बता दिए हैं कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो आप लोगों के सामने कूट दे रखा है, तो चलो कूट को देख लेते हैं एक बार। ठीक, तो यहीं पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी चीजें। जैसे कि ए वाले ऑप्शन में हमें जो लगाया है वो सारी चीजें दे रखी है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ए। जैसे कि विश्व जल दिवस अभी आप लोगों को बताया मैंने कि विश्व जल दिवस कितने तारीख को? 22 मार्च को। बी का 5th यानी कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को। पर्यावरण दिवस 5 जून को यानी कि सी का पहला। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को। और पृथ्वी दिवस कितनी तारीख को? 22 अप्रैल को। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला। चलिए अगला प्रश्न है 252वां, बहुत ही शानदार प्रश्न है।
भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में स्थित है, यानी कि ऐसा कौन सा स्थल भैया, वैश्विक धरोहर। वैश्विक धरोहर का मतलब है जो कहीं ना कहीं किसमें शामिल है बच्चों, यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, किसकी लिस्ट में, यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो। तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत की माउंटेन रेलवे, सुंदरवन नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे। जो एक से अधिक राज्यों की बात हो रही है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित है, तो उसका नाम है भारत की माउंटेन रेलवे। चलिए अगला प्रश्न है 253वां प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा ज्ञात कराती है। यानी कि जो एक श्रमिक मधुमक्खी होती है वो अन्य मधुमक्खियों को किस प्रकार से भोजन का अनुभव कराती है। तो बच्चों वो भिन भिनाकर करती है, नृत्य के द्वारा करती है, रासायनिक संकेतन के द्वारा करती है, या स्पर्श के द्वारा। तो जो मधुमक्खी होती है श्रम मधुमक्खी, वो अन्य मधुमक्खियों को जो एक तरह से भोजन का ज्ञान कराती है वो नृत्य के द्वारा कराती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 254वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है, कोणार्क मंदिर अवस्थित है। कोणार्क मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है। तो प्यारे बच्चों जो कोणार्क मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा कहां पर स्थित है, ये उड़ीसा में है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी कोणार्क मंदिर को यदि हम देखें तो इसे फेमस सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और इसी तरह से इसको कहीं ना कहीं ब्लैक पेगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। किस पेगोड़ा से, ब्लैक पेगोड़ा के भी नाम से जाना जाता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 255वां। चलिए देखते हैं, विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। जो विकलांग दिवस है, यानी कि जो एक तरीके से पैरों से विकलांग होते हैं उन लोगों के लिए, पैरों से हाथों से, तो उन लोगों के लिए दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन में है 3 नवंबर, 3 अक्टूबर, 3 दिसंबर, 3 मार्च। तो ये बस कंफ्यूजन करने वाले प्रश्न है बच्चों, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 3 दिसंबर, जो कि आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गैस या कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करने वाली गैस कौन सी है। ऑक्सीजन है, ये दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आप लोगों के सामने कि इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा, भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर से कैसा भैया, भूमि से घिरा हुआ, पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। यानी कि भारत के अंतर्गत आप लोगों को बता दूं, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, इसे बोलते हैं पूर्वी घाट। इसे क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट, और इस वाले घाट को बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पूर्वी घाट की यदि हम बात करें तो पूर्वी घाट जो है ये समानांतर है। ये कैसा है, समानांतर। सर समानांतर का मतलब ये एक तरीके से जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। लेकिन पूर्वी घाट जो है बच्चों ध्यान रखना, ये कैसा है, कटा फटा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि इधर से आने वाली जितनी भी नदियां हैं, जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, इन सभी नदियों का मुहाना जो है वो पूर्वी घाट पर ही है। इसीलिए ये कहीं ना कहीं कैसा है, कटा फटा है। तो इसी क्षेत्र पर पाया जाने वाला गहरा बंदरगाह जो है वो है विशाखापट्टनम, जो कि है आंध्र प्रदेश में बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 258वां, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून, 15 जून। तो ये तो आप लोगों को बहुत बार पता होगा, पढ़ चुके होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 259वां, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है। यानी कि भारत के अंतर्गत जो वन को लेकर महोत्सव है वो कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को। तो वन महोत्सव दिवस की यदि हम बात करें तो ये मनाया जाता है बच्चों कब, 1 जुलाई को। ठीक है, हमारे देश की बात हो रही है ये। चलिए अगला प्रश्न है, और जबरदस्त प्रश्न है आप लोग सामने, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है बच्चों, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। वैसे यदि देखा जाए तो शास्त्रीय नृत्य में कथक जो है ये उत्तर भारत का है। कहाँ का है ये, उत्तर भारत। लेकिन यदि हम राज्य की बात करें तो उत्तर भारत के साथ साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोग सामने 261वां, ठीक, कि राष्ट्रीय झंडे के बारे में
निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। हम लोगों को बताना है हमारे भारत के राष्ट्रीय झंडे के बारे में कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर कथन दे रखे हैं, उनका अवलोकन करिए। सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सभी लोगों को ज्ञात होना चाहिए हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो तिरंगा है, जो कि सभी को ध्यान होगा कि ये 3 रंगों का बना हुआ है। ऊपर जो है वो कौन सा रंग है बच्चों? केसरिया है। ठीक, बीच में यदि देखा जाए तो कौन सा रंग है अपना? सफेद है। और नीचे यदि देखा जाए तो कौन सा है? हरा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की यदि हम बात करें बच्चों कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो 3:2 है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बीच में यदि देखा जाए तो क्या है? अशोक चक्र है, जो कि कौन से रंग से बना हुआ है? नीले रंग से। कितनी तीलियां हैं इसमें? 24 तीलियां हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक, देखो पहला क्या है? सबसे ऊपर केसरिया रंग एवं बलिदान का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी सही बात है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो प्यारे बच्चों, ये जो नीचे हरा रंग है वो शांति एवं खुशहाली का प्रतीक नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो हरियाली का है। ठीक, तो सत्य के बारे में पूछा है, तो सत्य हम लोगों को बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अब हम लोगों को यहां से देना है। ठीक, तो केवल पहला और चौथा है। 1 2 3 4 सत्य है एवं चौथा गलत है। 1 2 4 सत्य है एवं 3 गलत है। 2 3 4 सत्य है एवं गलत है। तो ऐसे प्रश्न कंफ्यूज करते हैं बच्चों। तो यहां पर आप लोगों को बताना है इसका सही उत्तर क्या है। तो ध्यान रखना, इसमें जो दे रखा है एक बार और आप लोगों को बता दूं मैं, क्या है? नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। तो बिल्कुल ये भी एक तरीके से देखा जाए, शांति तो वैसे सफेद है लेकिन खुशहाली दे रखा, तो इससे मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ये एक तरीके से हरियाली के बारे में है। किसके बारे में? हरियाली के बारे में बच्चों। बाकी मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो एक तरीके से मध्य में जो चक्र दे रखा 24 तीलियां, ये एक तरीके से देखा जाए तो हमारे भारत के अंतर्गत जो घंटे चलते हैं 24 घंटे दिन और रात के, तो उन 24 घंटों को प्रदर्शित करता है और कहीं ना कहीं जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं उनको प्रदर्शित करता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने पहला, दूसरा एवं चौथा सत्य है एवं तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। यानी कि जो किसान होता है वो अपने जानवर को भूसा खिलाता है, लेकिन उस भूसे में एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा हम दाना मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर दाने को एक तरीके से देखा जाए तो हम पत्थर के रूप में ले लें, तो उस भूसे से पत्थर को अलग किस प्रकार किया जाएगा? फसल की कटाई करके, हस्त चयन करके, थ्रेशिंग करके, या निष्पावन से? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो होने वाला है वो निष्पावन। सर निष्पावन का मतलब क्या? निष्पावन का मतलब उस भूसे से कंकड़ को अलग करने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 263वां कि मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। यानी कि मछली घर जो होता है, उस मछली घर में जो हवा वाला पंप रखा जाता है वो क्यों रखा जाता है? तो पानी को साफ करने के लिए, जलीय पौधों के अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, अधिक अविरेजन को पानी में घुलने देने के लिए, या एक्वेरियम की शोभा बढ़ाने के लिए? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि अधिक अविरेजन को पानी में घुलने देने के लिए। 264 गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। ये जो गणगौर है, इस गणगौर के त्योहार की यदि हम बात करें तो कहां मनाया जाता है या कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल तीज को, श्रावण शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, या चैत्र शुक्ल नवमी को। अब ये जो चैत्र श्रावण भाद्रपद लिखा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का प्यारे बच्चों जो राष्ट्रीय पंचांग है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है, इस पंचांग की यदि हम बात करें या राष्ट्रीय पंचांग है, ये है शक संवत। क्या है? शक संवत है। तो इस शक संवत के आधार पर जो हमारा पंचांग है उसकी यदि हम बात करें बच्चों, तो इसे अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को। ठीक, और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका जो पहला माह होता है वो होता है चैत्र। इसका जो पहला माह जो है वो कौन सा है? चैत्र है। ठीक, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि चैत्र शुक्ल तीज को। चलिए अगला प्रश्न है 265वां कि भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है, क्यों है? मतलब जो वेट लिफ्टिंग करते हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा बॉडी बनानी होती है, तो उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, विटामिन की? तो प्यारे बच्चों, भारोत्तोलक जो होते हैं उनके लिए ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 267। बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं।
कहाँ के लोग की बात हो रही है? बिहार के। तो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा तरीका है या सबसे अच्छा समय है। और मधुमक्खी पालन के अध्ययन को जो बोला जाता है बच्चों, ध्यान रखना, उसे बोला जाता है, विज्ञान की जो शाखा है उसे बोलते हैं एपीकल्चर, ठीक है, जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 16 सितंबर, 25 अप्रैल, 5 जून। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की यदि हम बात करें तो ये ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है, यह आपको ध्यान रखना है। अब समताप मंडल में पाई जाती है तो इसको लेकर एक बहुत ही अच्छा फैक्ट आता है, और वो फैक्ट क्या आता है? तो फैक्ट यह आता है बच्चों कि ये जो समताप मंडल है, इस समताप मंडल में ये ओजोन परत करती क्या है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर रोकने से बचाती है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 267वां बच्चों। कौन सा प्रश्न है? 267वां है, जो कि आप लोगों को बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है 268वां कि मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। तो पहला है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालन और उनके द्वारा उत्पादित शहद भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कूट के माध्यम से देना है। 2 और 3, 1 और 4, 2, 3 और 4, 1 और 2। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम बात करें प्यारे बच्चों, तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो कि आप लोगों के सामने 268वां प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4 कि लीची के फूल मधुमक्खी को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। और मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए क्या खरीदी जाती है? चीनी खरीदी जाती है। चलिए 269वां प्रश्न है, क्या है? चलो देख लेते हैं एक बार कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन को चुनिए। कौन सी चित्रकला? मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन कौन सा है? तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला व बहुत पुरानी है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के कारण पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर के बारे में यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक, तो चलिए आप लोगों के सामने ऑप्शन है यहाँ पे क्या कि ए, बी और डी, ए, बी और डी, बी, सी और डी, ए, बी और सी, और एक और दे रखा है यहाँ पर बी, सी और डी। ठीक है, रिपीट हो गया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है 269 का प्यारे बच्चों डी वाला, यानी कि ए, बी और सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 270वां कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू प्यारे बच्चों राजस्थान का, तमिलनाडु का, असम का, उत्तर प्रदेश का। तो बिहू की यदि हम बात करें तो बिहू जिस राज्य का है वो कौन सा राज्य हो जाएगा? असम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 271वें नंबर का प्रश्न है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या विश्व जल दिवस? तो आप लोगों को मैंने इससे पहले बताया है प्यारे बच्चों, और अभी भी बता दूं आप लोगों को कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। जल दिवस के बारे में अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यदि हम बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 272वां कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो उनके लिए जनवरी से मार्च है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार आप लोगों के लिए, अप्रैल से जून है, जुलाई से सितंबर या अक्टूबर से दिसंबर। तो बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय है वो समय कौन सा हो जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 273वां, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? जो सही है वो हमें बताना है। तो असम बिहू, उड़ीसा भरतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। जी बिल्कुल, तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर क्या? असम एवं बिहू, ये बिल्कुल सही है। बाकी यदि देखा जाए तो कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि भरतनाट्यम जो है ये कहाँ पर है भैया? भरतनाट्यम फेमस है कहाँ पे या कहाँ पर किया जाता है? तो तमिलनाडु।
ठीक। वहीं कथक की यदि अपन बात करें तो प्यारे बच्चों यूपी, और वहीं लावणी की यदि अपन बात करें तो ये महाराष्ट्र। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 274वां, कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 274 में बताना कि कौन सुमेलित नहीं है। अंबाजी मेला गुजरात, माघ मेला असम, नैना देवी राजस्थान, बेणेश्वर मेला उत्तर प्रदेश। तो मैं आप लोगों को बता दूं भैया, यहां पर एक नहीं, एक से अधिक जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है। कैसे भैया? तो जो एक तरीके से नैना देवी का मेला है बच्चों, ये नैना देवी का मेला लगता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। वहीं माघ मेला की यदि हम बात करें बच्चों कि माघ मेला कहां पर लगता है, तो ध्यान रखना माघ मेला लगता है उत्तर प्रदेश में। ठीक। वहीं बेणेश्वर मेले की यदि हम बात करें तो यह कहां पर लगता है, राजस्थान में। तो अब यहां पर केवल एक ही है जो सुमेलित है, वो है गुजरात। तो यहां पर सुमेलित नहीं आएगा, बल्कि सुमेलित है आएगा, यह यहां पर मिस्टेक है। तो केवल एक ही है जो कि अंबाजी मेला, जो कि कहां पर लगता है, गुजरात में लगता है। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 275, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो एक तरीके से क्रिसमस के त्योहार की यदि हम बात करें कि क्रिसमस का जो त्योहार है बच्चों कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को भारत में। ठीक है। लेकिन जो गर्मियों में मनाया जाता है वो आपको बताना है, तो ध्यान रखना ये गर्मियों में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर मनाया जाता है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, पुष्कर मेला कहां आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, लेकिन राजस्थान में जो लगता है वो कहां पर? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो पुष्कर का मेला जो लगता है, ध्यान रखना है, ये लगता है अजमेर। ऐसे ही आप लोगों को मैं बता दूं, एक मेला लगता है सोनपुर। ये सोनपुर का जो मेला लगता है ये कहां पर लगता है? बिहार में लगता है। ये सबसे बड़ा पशु का मेला है बच्चों, पशु मेला। सबसे बड़ा जो एशिया का या भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ये कहां पर लगता है, ध्यान रखिएगा, ये लगता है जोधपुर, मतलब सॉरी सोनपुर में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों उसमें कैडमियम पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है, ये सभी पाया जाता है। तो मिनी माता रोग होने का सबसे मेन कारण है कि उसमें क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। पारा, जिसे कि आप लोगों को पता होगा, इसे Hg कहते हैं, दर्शाते हैं, या इसको पारद भी कहते हैं बच्चों, इसको मरकरी भी कहते हैं। ये सारे इसी के नाम हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 278। ठीक। आप लोगों के सामने यहां पर क्या दे रखे हैं? आपके सामने यहां पर दिवस दे रखे हैं, और उन दिवसों के सामने यहां पर क्या दे रखे हैं बच्चों? आपके सामने दे रखे हैं यहां पर उनकी तारीखें। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक। विश्व जल दिवस, जो कि आपको पता है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं, 22 मार्च। ओजोन दिवस 16 सितंबर। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जो कि आप लोगों को पता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए कोड आप लोगों को पता है, मैंने बता दिया था ये। ठीक है। चलिए 279 यानी 279, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, वह त्योहार कौन कौन से हैं, त्योहार कौन कौन से हैं, आपको बताना है। दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहार की यदि हम बात करें तो वो है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। चलिए 280 नंबर का प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ठीक। 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात करें प्यारे बच्चों तो यह मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव प्रतिवर्ष मार्च माह में, ठीक, ऋषिकेश स्थित परमार्श निकेतन आश्रम में आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि ध्यान रखना, ये अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव की बात हो रही है। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव प्रतिवर्ष कब, कौन से माह में? मार्च माह में आयोजित किया जाता है। और कहां पर? ये ऋषिकेश में स्थित परमार्थ निकेतन आश्रम में किया जाता है। इसकी शुरुआत 1996, 97, 1999, 2007। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1999। 1999 से आप लोगों को पता होगा कि इसी समय में कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। और इसी कारगिल युद्ध में किसको पराजित किया था? पाकिस्तान को। यानी कि पराजित कौन हुआ था? सभी को पता है, जो कि पराजित होने वाला एक ही देश, जो कि पाकिस्तान है। और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था उसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था बच्चों? ऑपरेशन विजय। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 282, निम्न में से खेलों का महत्व कौन सा नहीं है? आप लोगों को बताना है बच्चों के निम्न में से कौन सा खेल का महत्व नहीं है।
कि इनसे व्यक्तित्व का सामाजिक विकास होता है, इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है, इनसे शारीरिक और मानसिक विकास होता है, इनसे व्यक्तित्व का विकास होता है। तो महत्व कौन सा नहीं है? तो इनसे ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने 283वां। परिधि हमेशा मिट्टी से चीजें बनाती है और बिगाड़ती है, फिर चीजें बनाती है। इस प्रकार के खेल से उनमें किस चीज का विकास होगा? मतलब कोई एक बालिका है, वो बार बार किसी चीज को बनाती है, बिगाड़ती है, इससे उस व्यक्ति के अंदर किस चीज का एक तरीके से विकास होगा? बुद्धि का, जिज्ञासा का, शरीर का, रचनात्मक गुण का। तो उनमें होगा रचनात्मक गुण का, किसी चीज की रचना करने का गुण उनके अंदर पैदा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 284। ये खेल गैर पारंपरिक माने जाते हैं, मतलब जो पहले से चले नहीं आ रहे हैं। इन खेलों में खूब आनंद भी आता है और डर भी लगता है, ये खेल कहलाते हैं। मतलब पारंपरिक, मैंने आप लोगों को बताया है कि पारंपरिक चीजें क्या होती है, जो पहले से चली आ रही चीजें होती है उन्हें पारंपरिक बोलते हैं, लेकिन ये पारंपरिक नहीं है। ठीक, तो ऐसे खेल को विदेशी खेल, परीक्षात्मक खेल, रोमांचकारी खेल, गतिशील खेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों रोमांचकारी खेल। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन खेलकूद का महत्व है? कौन सा खेलकूद का महत्व है? शारीरिक एवं मानसिक विकास, सक्रिय भागीदारी, सामाजिकरण, उपयुक्त सभी। तो खेल के महत्व की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे जो रीजन है, ध्यान रखना ये किसके हैं बच्चों? ये खेल के महत्व के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किंडरगार्टन विधि के प्रेरणता कौन थे? तो किंडरगार्टन विधि के प्रेरणता की यदि हम बात करें तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्राबेल, मारिया मॉन्टेसरी या किलपैट्रिक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है 286 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या? फ्राबेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 287। खेलकूद का एक लाभ नहीं है, तो इससे मानसिक विकास होता है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, रक्त संचार बिगड़ जाता है, मांसपेशियां मजबूत होती है। तो इस प्रश्न का लाभ जो नहीं है वो है रक्त संचार बिगड़ जाता है। बिल्कुल नहीं, खेल कूद से रक्त संचार बिगड़ता नहीं है बल्कि सही होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 288। किसी खिलाड़ी की योग्यता की पहचान होती है, उसकी लगन से होती है, उसकी जाति से होती है, उसकी आर्थिक स्थिति से होती है, उसकी योग्यता से होती है। कोई भी व्यक्ति जो खिलाड़ी होता है उसकी जाति से, उसकी स्थिति से पता नहीं लगाया जाता है। उसकी योग्यता का पहचान जो लगाया जाता है उसकी काबिलियत से लगाया जाता है, उसकी योग्यता से लगाया जाता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार कि निम्न में से कौन से बच्चों के खेल हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पौधों की परी, छुपन छुपाई, अंताक्षरी, उपयुक्त सभी। जो बच्चों के खेल होते हैं वह कौन से हैं बच्चों? ठीक, तो बच्चों के जो खेल होते हैं आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इसी प्रकार के खेल खेलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। छुपन छुपाई भी खेलते हैं, अंताक्षरी भी खेलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 290। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की जो टीम होती है बच्चों उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं, 12 होते हैं, 11 होते हैं या 10 होते हैं। तो कबड्डी की टीम के अंतर्गत जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 11। कितनी होती है बच्चों? 11 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन स्थानीय खेल नहीं है? मतलब जो एक विशेष अपने ही स्थान का खेल नहीं है, वो कबड्डी है, अष्टाचंगा पे है, सांप सीढ़ी है, पिट्ठू है। मतलब एक तरीके से बात हो रही है स्थानीय, यानी कि जो मूल रूप से भारतीय खेल नहीं है वो कौन सा है बच्चों? कबड्डी। मतलब स्थानीय खेल के रूप में यदि देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? कबड्डी हो जाएगा। बाकी अष्टाचंगा पे, सांप सीढ़ी, पिट्ठू ये सब कैसे खेल हैं? स्थानीय खेल हैं। चलिए, भारत में निम्न लोहा एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्रों से काफी दूर स्थित है? ठीक, बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनपुल, भद्रावती। यानी कि जो लोहा इस्पात केंद्र है उनमें से सबसे दूर पर स्थित यदि कोई सा है तो बच्चों वो हो जाएगा कौन सा? भद्रावती। चलिए अगला प्रश्न है 293वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो दे रखा है उसमें सुमेलित कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो रामागुंडम उर्वरक, चितरंजन लोकोमोटिव, कोरबा एल्यूमिनियम, पिपरी कीटनाशक दवाएं। मतलब यहां पर क्षेत्र दे रखे हैं और वहां पर उत्पादित वस्तुओं के बारे में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों पिपरी नामक जो स्थान है यहाँ पर कीटनाशक दवाओं का उत्पादन नहीं होता है। बाकी सभी जगह जो दे रखी है वहां पर उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन होता है जो दे रखी है। चलिए अगला प्रश्न है 294। देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा
एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? तो बच्चों चेन्नई में, जमशेदपुर, पुणे या इनमें से कोई नहीं। तो महिंद्रा कंपनी लिमिटेड की यदि हम बात करें तो जिस स्थान पर स्थित है बच्चों ये है पुणे में। चलिए 295 नंबर का प्रश्न है। प्यारे बच्चों, आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पूरी क्लास में आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं और बेहतरीन और शानदार और जबरदस्त प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें 201 से लेकर पूरे 300 तक के प्रश्न हैं। तो अभी हम 295 पर पहुंच चुके हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल प्रश्न होने वाले हैं। भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? जो शिवकाशी केंद्र स्थित है बच्चों वो कहां पर है? तो छोटा नागपुर के पठार में, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश में, मदुरई कोयंबटूर बंगलुरु प्रदेश में या कोलकाता हुगली प्रदेश में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों के सामने मदुरई कोयंबटूर बंगलुरु प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि 1855 में जॉर्ज ऑकलैंड ने जूट मिल की स्थापना कहां पर की थी? तो रिसरा में, शिवपुर में, बजबज में या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रिसरा नामक क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों 297वां कि देश के विभाजन के फलस्वरूप जूट उद्योग का ह्रास हुआ। जो जूट उद्योग है उस जूट उद्योग का ह्रास क्यों हुआ है, इसका रीजन हम लोगों को देखना है। अंग्रेजों को दोषपूर्ण नीति का प्रभाव पड़ा था, अनेक जूट मिलें बांग्लादेश में चली गई थी, भारत में पूंजी का अभाव था, कुशल श्रम तथा जूट उत्पादन क्षेत्र का अधिकांश भाग वर्तमान बांग्लादेश में चला गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है कि जो सही से जूट उत्पादन वाले क्षेत्र जो थे वो कहां पर चले गए थे? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का जो आप लोगों को पता है गठन हुआ है वो 1971 में हुआ है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो कि बांग्लादेश पहले किसके रूप में जाना जाता था बच्चों? तो ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी जो है वो कौन से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग, कागज उद्योग, चमड़ा उद्योग, कोई नहीं? तो इस प्रश्न के उत्तर की यदि हम बात करें, बरौनी जो है वो ध्यान रखना तेल शोधन उद्योग के लिए फेमस है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है 299वां। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहां स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव कारखाना कपूरथला, चितरंजन, वाराणसी या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव कारखाना जो है बच्चों वो है वाराणसी। और वाराणसी कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज की क्लास का सबसे आखिरी और अंतिम सवाल यानी कि लेवल फर्स्ट के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन है उस पर्यावरण अध्ययन की जो 1000 प्रश्न की सीरीज चल रही है उस 1000 प्रश्न की सीरीज का आज तीसरा वीडियो लेक्चर था, जिसमें हमने पूरा 300 प्रश्न को कवर किया है बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, केरल? तो देश में कौन से उद्योग की बात की जा रही है बच्चों? रेशम उद्योग। तो रेशम उद्योग का सबसे ज्यादा स्थानीयकरण जो हुआ है वो भारत के किस राज्य में हुआ है? तो ध्यान रखना वो हुआ है कर्नाटक में। ठीक, प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने क्लास को पूरा देखा है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।